तो इस साल के सारे आईफोन्स में से ज़्यादातर पब्लिक के लिए आईफोन 12 एक परफेक्ट ऑप्शन है। बस आप इतना ही जानना चाहते थे तो फिर दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो एंड यू कैन वॉच आवर कैमरा कंपैरिजन जो अभी एक कार्ड में पॉपअप हो जाएगा। पर आप में से कई लोग ये जानना चाहते होंगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। प्लस आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो आईफोन 11 पर है और उनको आईफोन 12 के हाइप को देखकर अपग्रेड करने की इच्छा होगी। और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने आईफोन्स में हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दी आईफोन 10R या आईफोन 10, और उनके मन में ये डाउट होगा कि आईफोन 10R और 10 का प्राइस तो अभी गिर गया होगा, तो फिर क्या वो खरीद ले कंपेयर टू दी आईफोन 12। और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एंड्रॉयड पे है और टेम्प्ट हो गए होंगे कि आईफोन 12 खरीद ले इस साल। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं लेके आया हूँ और इस आईफोन 12 को मैं 20 दिन से यूज़ करते आया हूँ। प्लस ऑफ कोर्स एप्पल ने लॉन्च किए हुए 30 डेज़ हो गया, तो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हो। मेरा नाम है एरशाद, आप देख रहे हो माई स्मार्ट प्राइस। चलिए वीडियो का आरंभ करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी हम माई स्मार्ट प्राइस में एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। आईफोन 12 के फर्स्ट इंप्रेशंस में मैंने काफ़ी तारीफ़ करी थी इसके डिज़ाइन की, और अभी मैं और कॉन्फिडेंस से सेम चीज़ बोल सकता हूँ। ये आईफोन 5 स्टाइल का स्क्वायर सा फ्लैट एज डिज़ाइन मुझे जितना दिखने में अच्छा लगा उतना ही हाथ में पकड़ के यूज़ करने में भी अच्छा लगा। इसके एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से इसका ओवरऑल वेट काफ़ी लाइट रख पाया है एप्पल। इनफैक्ट पिछले साल के आईफोन 11 से भी हल्का है ये। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा, मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट साइज फ़ोन है मेरे लिए। 20 दिन हो गए पर अभी तक मेरी ये खुशी चल रही है कि ये फ़ोन कितना ईजी टू यूज़, कितना नेचुरल लगता है हाथ में पकड़ने और यूज़ करने के लिए। हल्का है तब भी पता चलता है कि दमदार बिल्ड क्वालिटी है। प्लस ये आगे की साइड जो आपको सेरामिक शील्ड मिलता है अभी तक तो काफ़ी सही टिका है बिना एक भी स्क्रैच के। हाँ, 20 दिन से बिना केस या स्क्रीन गार्ड के ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, कुछ ज़्यादा ही तूफानी कर दिया ना। वैसे एल्यूमिनियम फ्रेम थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू स्टेनलेस स्टील फ्रेम जो आपको आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में मिलेगा, 12 प्रो 12 प्रो मैक्स में। फिर भी मुझे लगता है कुछ एडवांटेजेस भी है इसके। पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया, इसकी वजह से फ़ोन हल्का है काफ़ी। प्लस ये स्टेनलेस स्टील जितना ग्लॉसी नहीं होता, इस पर फिंगरप्रिंट्स स्मजेस नहीं लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा साइंस वाला है, ये एल्यूमिनियम हीट को बेटर कंडक्ट करता है स्टेनलेस स्टील के मुकाबले, एंड इस वजह से आईफोन 12 हीट अप नहीं होता ज़्यादा। इस पे गेमिंग करते वक्त फ़ोन का टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे ही था 30 मिनट्स के बाद, जबकि आईफोन 12 प्रो मैक्स पे मैंने सेम गेमिंग किया और वहाँ पे हीट थोड़ा ज़्यादा हो गया। सस्ता होने का फ़ायदा अजीब है ना, मगर सच है। अब कुछ लोग के मन में ये डाउट था और काफ़ी लोग ने ऐसे कहा भी था कि आईफोन 12 के एजेस काफ़ी शार्प है बिकॉज ऑफ द फ्लैट एजेस और ये हाथ में लगती है। वेल, टू बी एंटायरली ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं लगा इन माई 20 डेज ऑफ यूसेज। हाँ, मगर मुझे एक डिज़ाइन में कमी दिखी, वो ये था कि आईफोन 12 जो है वो एक्चुअली एक ग्लॉसी बैक में आता है, एंड स्पेशली अगर आप एक डार्क कलर फ़ोन खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल द ब्लू हियर, नहीं तो फिर ब्लैक कलर, तो फिर इसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी से आसानी से दिख जाते हैं। पर वो चीज़ आप कवर चढ़ा के सॉल्व कर सकते हो ऑफ कोर्स, एंड आईफोन 12 खुद ही इतना हल्का है कि आप कवर चढ़ाने के बाद भी आपको ज़्यादा वेट नहीं लगेगा। आईफोन 12 का डिस्प्ले एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आईफोन 11 वालों को भी अपग्रेड करने का मन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है एक ओलेड डिस्प्ले कंपेयर टू दी IPS LCD पैनल जो आईफोन 11 पे था, और ऑब्वियसली बहुत शानदार डिस्प्ले। मुझे बिल्कुल भी कलर शिफ्ट्स वगैरह नहीं मिले जो आपको कर्व्ड स्क्रीन वाले फोन्स में जैसे OnePlus 8 Pro में मिल जाते हैं। इस पे कंटेंट देखना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि जो कलर कैलिब्रेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट है और आपको डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट भी मिल जाता है। प्लस यहाँ जो हैप्टिक फीडबैक है हमेशा की तरह एकदम इंडस्ट्री का बेस्ट है। हालांकि कुछ इश्यूज मुझे अभी भी लगे। पहले तो 2020 में आईफोन्स भी 5G हाइप में तो आ गए, लेकिन अभी भी 60 हर्ट्ज स्क्रीन मिलना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। वैसे सच बताओ तो अपने यूसेज के टाइम में इस चीज़ को मैं ऑलमोस्ट भूल गया था क्योंकि एनिमेशंस वगैरह इतने स्मूथ है, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इसका। ये नॉच 3 साल से यहाँ पे है और अब तो बहुत ही बुरा लगता है कि क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स इतने आगे निकल गए हैं। लेकिन टू बी एंटायरली ऑनेस्ट, ये नॉच में आपको वो जो इनक्रेडिबल
फेस अनलॉक वाला फीचर मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड। और फाइनली जो यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स है वो आईफोन 12 प्रो मैक्स से थोड़े कम है। वैसे अगर आप साइड बाय साइड रख के कंपेयर नहीं करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। एक बात तो साफ है कि चाहे आप लोग या हम रिव्यूअर्स कितनी भी कमियां निकालते हो एंड्रॉयड फ़ोन्स में, एप्पल शायद अकेली कंपनी है जो कन्विंस कर सकता है लोगों को कि एक 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और नॉच चलता है, पर नहीं चलता है यार। वी आर इन 2021। अगर नॉच नहीं हटाया तो एटलीस्ट एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले तो देना ही चाहिए था। प्रो मोशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पैनल ऑन द आईफोन, दैट शुड हैव हैपेंड इन 2020। आई मीन सारे फ्लैगशिप जो एंड्रॉयड के सारे 120 हर्ट्ज पे है, व्हाई इज द आईफोन ओनली ऑन 60 हर्ट्ज? अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आईफोन 11 के मुकाबले ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है आईफोन 12 के कैमरास में, पर अगर आप आईफोन 10s या उससे पुराने किसी आईफोन से कंपेयर करोगे तो बहुत आगे आ चुके हैं आईफोन के कैमरास। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। आईफोन 12 की मेन स्ट्रेंथ ये है कि इमेजेस के पंची कलर्स और शानदार डायनामिक रेंज, और ये कमाल है एप्पल के नए स्मार्ट HDR3 एल्गोरिदम का। पर आईफोन 12 का जो कैमरा सेंसर है वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, और अगर इसे आप आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन्स पे मिलने वाले हाई रेजोल्यूशन सेंसर से कंपेयर करोगे तो सेंसर डिटेल्स में थोड़ा पीछे रह जाता है। हैविंग सेड दैट, एटलीस्ट बड़े अपर्चर की लेंस यहाँ पर डाल दी है एप्पल ने, उसकी वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूव हो गई है आईफोन 11 के मुकाबले भी। पर ये डिफरेंसेस भी तभी समझ आएंगे अगर आप पिक्सल पीप करोगे। और इस साल फिर से लेंस एबरेशन का इशू दिख रहा है मुझे आईफोन्स की फ़ोटोज़ में। पिछले साल भी था ये और करेक्ट नहीं किया गया है। आपको किसी शॉट में ब्लूम, लेंस फ्लेयर और कुछ गोस्टिंग तक दिख सकती है। पोर्ट्रेट मोड एज डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है कंपेयर टू आईफोन 11 प्रो, जो मैं पिछले साल से यूज़ करता आ रहा हूँ। सेल्फीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और अब तो सेल्फी कैमरा में भी नाइट मोड मिलता है तो लो लाइट सेल्फीज़ भी काफ़ी बढ़िया आते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं। आईफोन 11 प्रो के कंपैरिजन में अब काफ़ी बेटर अल्ट्रा वाइड फोटोज़ आती है। प्लस आपको अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी नाइट मोड मिल जाता है, जिससे थोड़ा इंप्रूव तो हुआ है परफॉर्मेंस, बट इससे बेटर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज ऑलरेडी मार्केट में आने लगे हैं। यहाँ पे भी थोड़ा हाई रेजोल्यूशन कैमरा अब यूज़ कर लेना चाहिए एप्पल को। जो सबसे बड़ा कैमरा अपग्रेड है इस साल वो है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो अब आप कर सकते हो डॉल्बी विजन HDR फॉर्मेट में, और इससे ऑब्वियसली बहुत बढ़िया ब्राइटनेस और डायनामिक रेंज के साथ वीडियो कैप्चर कर पाता है आईफोन 12। पर इस फीचर का यूज़ अभी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर स्क्रीन्स और डिवाइसेस अभी इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है FB, इंस्टा, यूट्यूब, इन पर भी आप डॉल्बी विजन फॉर्मेट प्ले नहीं कर सकते हो अभी, और मुझे लगता नहीं है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी बदलने वाला है। समरी ये है कि आईफोन 12 एक बहुत ही बढ़िया कैमरा फ़ोन है, लेकिन अगर आपको बेस्ट कैमरा फ़ोन चाहिए तो फिर आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदना होगा। ऑफ कोर्स दैट्स अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा है, एंड उसका रिव्यू भी जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। प्लस इंटरेस्टिंगली इस वीडियो को हम शूट करें आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो iOS 14 मेरे हिसाब से iOS 7 के बाद से सबसे बड़ा अपग्रेड है iOS की हिस्ट्री में, क्योंकि फाइनली एप्पल ने iOS में होम स्क्रीन विजेट्स ऐड कर दिए हैं। पर एप्पल है तो एप्पल है, आप अभी भी विजेट्स या आइकन्स को अपने मर्जी से प्लेस नहीं कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली एक लाइन में चिपकेंगे ही चिपकेंगे। और एक वियर्ड चीज़ की बैटरी यूसेज स्टैट सिर्फ लास्ट 24 आवर का ही डेटा दिखाता है, तो आप एक सिंपल सा लास्ट चार्ज से अभी तक का स्क्रीन ऑन टाइम नहीं चेक कर सकते हो। उसके लिए भी आइंस्टाइन लेवल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। नोटिफिकेशन स्टैकिंग भी अभी थोड़ा अजीब ही लगा। कब एप्पल बनना छोड़ेगा वो मुझे पता नहीं। पर इन सब के अलावा iOS 14 भी बहुत इजी है और अच्छा है डेली यूज़ में। छोटी छोटी चीज़ें तक इतनी ऑप्टिमाइज लगती है, जैसे ये सर्च फंक्शन, और सिक्योरिटी के एंगल से भी एंड्रॉयड से काफ़ी आगे है iOS अभी तक। प्लस जो भी एप्पल की सर्विसेज है, जैसे एप्पल म्यूजिक हो या एप्पल TV प्लस और एप्पल आर्केड, सब क्वालिटी कंटेंट देती है। एप्पल आर्केड के कलेक्शन में ऐसे गेम्स हैं कि उसके लिए पे करना बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और मज़े की बात यह है कि काफ़ी सारी गूगल ऐप्स ऐसा लगता है कि iOS पे ज़्यादा अच्छी लगती है और चलती भी है। आईफोन 12 सीरीज का A14 बायोनिक चिपसेट इस टाइम का सबसे दमदार मोबाइल चिपसेट है। और कुछ तो अजीब चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे अपने हैंड्स ऑन वीडियो के टाइम पे मैंने इस पे एंटूटू चलाया था, उस टाइम 5.7 लाख का स्कोर आया था, और अभी ये रिव्यू शूट करते टाइम फिर से सेम टेस्ट रन किया और अब मुझे 6.3 लाख के ऊपर का स्कोर मिल रहा है। क्या चेंज हुआ तब से अब तक कोई आइडिया नहीं। पर हाँ,
परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फ़ोन से, खासकर कि गेमिंग में। मैंने बहुत सारे राउंड्स कॉल ऑफ ड्यूटी और ग्रिड के खेले एंड एक भी बार कुछ थ्रॉटलिंग या हीटिंग इशू मुझे नहीं मिला। बाय द वे, जो रीड स्पीड्स आपको इसके नैन स्टोरेज पे मिलेगी वो एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स के UFS 3.1 लेवल से थोड़ा पीछे है, पर राइट स्पीड्स यहाँ पर अलग ही दुनिया में है एकदम। अपनी टेस्टिंग के दौरान मुझे ऐसे लग रहा था कि जो स्टीरियो स्पीकर सेटअप यहाँ है वो थोड़ा ज़्यादा भरा भरा सा और क्लीन बेस वाला लग रहा था iPhone 11 Pro से भी। अब हेडफोन जैक तो यहाँ है नहीं, पर वायरलेस ईयरफोन्स के साउंड आउटपुट भी डिसेंट है। बात करें अनलॉकिंग की तो फेस आईडी मेरे हिसाब से सबसे रिलायबल और सिक्योर तरीका है और यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। हाँ, पर ये मास्क पहने हुए काम नहीं करता है, जो आजकल थोड़ा दिक्कत दे सकता है। बैटरी लाइफ में जम के टेस्ट कर चुका हूँ। वैसे आप हमारे बैटरी टेस्ट में भी देख सकते हो कि इसने iPhone 11 और iPhone 11 Pro दोनों को पीछे छोड़ दिया था। रियल लाइफ में भी मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जा रहा था मेरे यूसेज के हिसाब से। इसका मतलब यह है कि छोटी बैटरी के बाद भी A14 बायोनिक का 5 नैनोमीटर डिज़ाइन आपको ऑप्टिमम पावर एफिशिएंसी देता है। पर पिछले आईफोन्स की तरह ही यहाँ भी चार्जिंग स्पीड्स उतनी खास नहीं है। मेरे पास एप्पल का 18 वॉट USB PD चार्जर है, उससे ये आईफोन 1 घंटा 50 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। अगर आप एप्पल का 20 वॉट चार्जर खरीदोगे तो आपको और 10 मिनट्स तेज़ मिल जाएगी चार्जिंग। मैक्सेफ चार्जर जिसकी बहुत हाइप हुई थी iPhone 12 के साथ, चार्जिंग में कुछ ज़्यादा ही स्लो लगा मुझे। 0 to 100 के लिए 3 घंटे लग जाते हैं, जो अगर आप एंड्रॉयड फ्लैगशिप से कंपेयर करो तो शर्म आने वाली बात है। बल्कि Xiaomi का Mi 10 Ultra जो है वो तो Xiaomi के 50 वॉट्स वायरलेस चार्जर से 0 to 100 हो जाता है सिर्फ 40 मिनट्स में। एप्पल को तो कुछ करना पड़ेगा जल्दी। आगे बढ़ते हैं। और मोबाइल नेटवर्क परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है iPhone 12 का। नॉर्मली मेरे घर में एयरटेल के 4 बार्स आते हैं एंड्रॉयड फोन्स पे, यहाँ पे मैं मोस्टली 2 बार्स पे अटका था। वैसे कॉल क्वालिटी में उतनी दिक्कत नहीं हुई और ईयरपीस से साउंड आउटपुट भी अच्छा था। प्लस वाईफाई परफॉर्मेंस यहाँ पे एकदम रॉक सॉलिड था। और फाइनली 5G परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पे उसका एफेक्ट्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 5G का अभी कोई सीन नहीं है। तो मेरे फाइनल कंक्लूजन का टाइम आ गया है और मैं थोड़ा लंबा रखने वाला हूँ। आई एम गोना बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। ज़्यादा कहना चाहता हूँ अबाउट द iPhone 12। काफ़ी कुछ थॉट्स है मेरे मन में जो मुझे कहना है। ऑफ कोर्स iPhone 12 एक परफेक्ट फ़ोन तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, ये iPhone 12 ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। इसका साइज़ बढ़िया है, परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, कैमराज भरोसेमंद है। देयर इज़ नथिंग टू डिसलाइक अबाउट द फ़ोन। और जो ओवरऑल कंसिस्टेंसी और एक्सपीरियंस आपको मिलता है एक iPhone 12 के साथ, वो लाजवाब है। पर हाँ, इस बार भी हर बार की तरह आईफोन का प्राइसिंग अफोर्डेबल लेवल से काफ़ी ऊपर है। ऑफकोर्स काफ़ी महंगा है। इनफैक्ट ये iPhone 12 जो है 64GB वेरिएंट आपको मिल जाएगा ₹79,990, विच इज़ ऑफकोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड मैं तो सजेस्ट ही नहीं करूँगा कि आप 64GB वाला मॉडल खरीदिएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आईफोन ले ही रहे हो तो फिर 128GB मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। इनफैक्ट आप कोई भी फ़ोन खरीद लो 2020 में या फिर 2021 में आगे जाकर, आप डेफिनेटली 128GB वेरिएंट ही खरीदना ताकि आप फ्यूचर प्रूफ कर सको। अगर आप iPhone 11 यूज़ कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको iPhone 12 पे अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप iPhone 10, 10R, 10S जैसे फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो तो फिर iPhone 12 का डिज़ाइन प्लस उसका कैमरा परफॉर्मेंस डेफिनेटली उन फ़ोन से बेहतर है। तो यू मे बी वांट टू कंसिडर अपग्रेडिंग योर फ़ोन। और अगर आप एंड्रॉयड के वर्ल्ड पे देखोगे तो फिर आप ढूंढोगे तो फिर आपको Samsung Galaxy S20 Ultra, Note 20 जैसे अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे। बट इंडिया में मैं डेफिनेटली iPhone 12 ही सजेस्ट करूँगा ओवर एंड अबव दी सैमसंग फ़ोन्स, क्योंकि iPhone 12 का जो A14 बायोनिक चिप है वो काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू दी Exynos ऑन द सैमसंग फ़ोन्स। खैर, अभी तक तो आपको समझ गया होगा कि मेरे को iPhone 12 काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया है। इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछोगे, जो एक एप्पल इकोसिस्टम में एकदम बंध गया है, तो मैं भी iPhone 12 ही खरीदूंगा। iPhone 12 Pro Max तो काफ़ी महंगा भी है, प्लस ऑफ कोर्स आई वुडंट स्पेंड दैट मच मनी ऑन द iPhone 12 Pro Max। iPhone 12 ले लूँगा एंड ऑफ कोर्स एक iPad Air और Apple Watch ऐसे का कॉम्बिनेशन ले लूँगा ताकि मेरे को एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल जाए। 2020 तो हमारा कोविड के डर में निकल गया है, लेकिन इस साल एप्पल ने एक के बाद एक वंडरफुल इम्प्रेसिव प्रोडक्ट्स निकाला है अपने लाइनअप में। और अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आईफोन लेना चाहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन रह ही नहीं गया है। इनफैक्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। आईफोन SE से लेके iPhone 12 Pro Max तक एप्पल ने हर बजट के यूजर्स के लिए एक ऑप्शन ला के रख दिया है। वैसे सच्चे स्टीव जॉब्स फैंस को ऐसे लगेगा कि हर एक प्राइस रेंज में आईफोन को निकालना प्लस इतने बड़े आईफोन्स बनाना, ये स्टीव जॉब्स के लेगेसी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये एप्पल का रूप ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज
अब एटलीस्ट एप्पल को पता है कि यूज़र्स को खुश करने के लिए सारे बजट्स में आईफोन को निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हियर्स द थिंग, ट्राई तो सैमसंग भी कर रहा है कि हर एक बजट में आपको एक फ़ोन मिल जाए, लेकिन सैमसंग का जो रेंज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आई मीन देयर इज़ एन S10 लाइट और S20 FE। अभी लाइट और FE में क्या फ़र्क है वो अब तक किसी को पता नहीं। एप्पल का जो लाइनअप है वो काफ़ी सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको एक छोटा आईफोन चाहिए एट अ बजट, देन आईफोन SE ले सकते हो। आपने तो आईफोन 10R 11 वैसे, मतलब यू कैन पिक अप विच एवर आईफोन यू वांट अक्रॉस बजट्स। सो दैट्स, मतलब वो जो लाइनअप है वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। आपको क्या लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक्ड इट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Until next time, this is Arshad from My Smart Price signing off. Goodbye and Godspeed, my friends.